हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस पूरे वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन आंसर आपके कवर कर दिए गए हैं बच्चों। आपकी पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो इस साल आ सकते हैं वो इस वीडियो में कवर हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समकालीन भारत देखें आप, भारत आकार और स्थिति। पहला प्रश्न है, मानक समय से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देख लीजिए आप। फिर दूसरा, विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। तीसरा है, भारत का स्थिति और विस्तार बताना है, कितना है, कहां से कहां तक। चौथा प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व बतलाना है आप लोगों को। बच्चों वीडियो को मैंने स्पीड में निकालते जा रहा हूं, उत्तर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लें, इनको तैयार कर लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। अध्याय 2 है, इसमें देख लें भारतीय मरुस्थल के बारे में। भारत की भू आकृतिक विभाग कितने हैं? तो ये 6 हैं कुल, ठीक है, इनको देख लें आप। फिर प्रवाल से आप क्या समझते हैं? हिमालय पर्वत के अंतर्गत महान हिमालय को समझाइए। बांगर और खादर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। छठवां प्रश्न, दक्कन के पठार का संक्षिप्त वर्णन करना। तो ये क्या है? एक त्रिभुजाकार भूभाग है और ये किन चीज़ों से मिलकर बना, पूरा देख लीजिए आप यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रश्न पहला, दीर्घोत्तरी का भावर एवं तराई प्रदेश का वर्णन। बच्चों इसमें 5 अंक हैं, इनको देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखने के लिए आ सकते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी जरूर कर लीजिएगा। भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, इसका पूरा वर्णन करने के लिए आ सकता है ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न। 5 नंबर के लिए बच्चों इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर संक्षिप्त विवरण करना है। फिर अध्याय 3 आ गया, अफवाह। अफवाह में देखें आप, पहला है सिंधु नदी तंत्र को समझाने के लिए आ सकता है, झीलों के महत्व को समझाने के लिए आ सकता है। फिर यहाँ से फिर एक और प्रश्न बन रहा है इंपॉर्टेंट, हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में कंपेरिजन करने के लिए आया है, तुलना कर दीजिएगा। फिर गंगा नदी तंत्र को समझाना है, नदी प्रदूषण को विस्तार से बतलाना है, नदी प्रदूषण किन कारणों से होता है, ये पूरा उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। कुल 5 पॉइंट है, इनको तैयार कर लीजिएगा। फिर भाखड़ा नंगल परियोजना क्या है? फिर पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को। नमामि गंगे परियोजना बताना है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है? फिर भारत के मानचित्र में ये नदियों को और झीलों को दर्शाना है। तो आप देख लीजिए, ये डायग्राम भी यहाँ है, ये नक्शा वाला पोर्शन है, ये कहाँ दिया हुआ है, कौन से पेज में मिलेगा एनसीईआरटी की बुक में, तो सबसे नीचे इसका डिस्क्रिप्शन आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या? भाग 1 पृष्ठ 24। फिर है अध्याय अगला, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर जेट स्ट्रीम क्या है? अल नीनो से क्या समझते हो आप? फिर 5वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न है। 7वां देखिए, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवनें और जेट धाराएं। फिर अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दर्शाना है सर्वाधिक वर्षा वाले राज्य। तो आप देख लें, चित्र है बच्चों। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो के बारे में बता दें, शेयर करना ना भूलें। फिर भारतीय ग्रीष्म ऋतु, भारतीय शीत ऋतु का वर्णन करने के लिए आ सकता है प्रश्न। 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानसून से आप क्या समझते हैं? भारतीय मानसून वर्षा की विशेषताएं लिखना। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति क्या बेटा? अरबी भाषा के मौसम से हुई है, इसका आशय होता है मौसम, ठीक है। भारतीय मानसून वर्षा की विशेषताएं क्या होता है? मानसून का समय जून से प्रारंभ होकर के, जब आपके स्कूल प्रारंभ होते हैं तब से मानसून भी स्टार्ट होता है, आपको मालूम होगा। ये 4 पॉइंट है, तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्याय 5 आ गया, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी से रिलेटेड। इसमें देखें आप, लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशय है? देशज और विदेशज वनस्पति में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर देख लेना बच्चों, देशज और विदेशज वनस्पति। फिर वनों के क्या महत्व है? तो वनों से लकड़ी मिलती है, उद्योग मिलता है, कच्चा माल मिलता है, गौड़ पदार्थों की प्राप्ति होती है और चारागाह की प्राप्ति होती है। फिर प्रवासी पक्षी बता दीजिएगा, भारत के औषधीय पौधे। ये अध्याय बच्चों बहुत सरल है, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते, तैयार कर लीजिएगा। फिर आए मैंग्रोव वन पर टिप्पणी, ये 4था प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, सदाबहार और पतझड़ वन। बच्चों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको जरूर पढ़ लेना। अब रही बात कि इन सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन करना, समझाना बहुत लेंथी हो जाता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए शॉर्ट में निपटा दिया है। तो आप लोग बच्चों करना कुछ नहीं है, इन सारे प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले लें और मेरा माने तो अगर आपके पास समय हो तो इनको आप तैयार कर लें, नोट्स बना लें अच्छे से। सामाजिक विज्ञान बच्चों कैसे पढ़ना पड़ता है, कैसे लिखना पड़ता है, इसमें पॉइंट पे नंबर मिलते हैं, जितना लिखोगे अच्छा लिखोगे उतने में नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? देख लें, 5 प्रकार के वन हैं।
फिर ये इन वनों का डिस्क्रिप्शन है। फिर 7वां प्रश्न, भारत वन्य प्राणियों की दृष्टि से धनी है, क्यों है, इसको स्पष्ट करना है। तो देख लें आप इसमें उत्तर लिखे हुए क्यों, क्योंकि 2000 से तो ज़्यादा अधिक यहाँ प्रजातियाँ मिलती हैं। मछली अकेली 2546 प्रजातियों की पाई जाती हैं, जो लगभग पूरे भारत का मतलब दुनिया का 12% है। फिर भारत और समकालीन विश्व आ गया, अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। इसमें देखें आप, पहला प्रश्न है, लुई सोले के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्या थी, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान को दिखाना है, ये आप कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, ठीक ठाक है, आ सकता है ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये तीसरा जैकोबिन क्लब, इसके बाद ये फ्रांसीसी समाज वाला, ये तीसरा प्रश्न नेपोलियन के उदय को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। फिर चौथा प्रश्न भी अच्छा है कि फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ था, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा चौथा जरूर पढ़ लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में तीनों स्टेट्स के बारे में लिखना। कितने स्टेट्स थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम स्टेट में क्या आता था, पादरी वर्ग, दूसरे में कुलीन वर्ग और तीसरे में बड़े व्यवसायी या व्यापारी आते थे। इन तीनों का कंपैरिजन कर देना है, आपको बता देना है। फिर फ्रांस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांति से सब रिलेटेड क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई और इस क्रांति के परिणाम क्या हुए थे, बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा वाला, इसको कर लीजिएगा। ये पूरा लिखा हुआ है, राजनीतिक कारण, दार्शनिकों का योगदान। फिर फ्रांस के नक्शे में उन क्षेत्रों के नाम बताइए जहाँ क्रांति के स्वरूप भयावह था, ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा। मगर मेरा काम है सारे प्रश्न यहाँ आपको उपलब्ध कराना, तो मैंने यहाँ पर सारे प्रश्न आप लोगों को उपलब्ध करा दीजिए, देख लीजिएगा बच्चों। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति वाले में पेज क्रमांक 9 में मिलेगा इसका उत्तर, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट परिणाम, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर इसके राजनीतिक कारण देख लें आप। छठवां प्रश्न है, ओलंप दे गूंज द्वारा तैयार घोषणा पत्र में उल्लिखित मूलभूत अधिकार क्या थे, ये भी देख लीजिएगा बच्चों। सारे अच्छे प्रश्न हैं, पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए हर चैप्टर में लगभग सिलेक्टेड यहाँ 5-6 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आप उनको सभी को पढ़ लें। और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं बता रहा हूँ। कुलक शब्द को परिभाषित करना है, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में बताना है कि रूसी क्रांति से कौन कौन से भारतीय, तो ये है कौन, आर अवस्थी, ठीक है, इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी, इसको जरूर कर लीजिएगा। फिर स्टॉलिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए। बच्चों यहाँ जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे मोस्ट IMP हैं, तो किसी को भी आप हल्के में लेने का प्रयास ना करें। मेरा उद्देश्य है सारे प्रश्नों की जानकारी आपको देना, आपका काम है पढ़ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जार शासन क्यों खत्म हो गया था 1917 में, देखें इनके पॉइंट हैं, अच्छे से इन पॉइंटों को लिखना है आपको, अच्छे से ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए और फिर उसको ब्लू पेन से अच्छे से सजा संवार के, बेटा कॉपी को साफ सुथरा रखें, नंबर अच्छे पाना है। सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये आपके जो स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, ये लिखने वाले होते हैं, इनको लिखोगे जितना अच्छा उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स में, जबकि आंसर नहीं होता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से परिवर्तन किए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें इसमें बहुत सारे अच्छे प्रश्न हैं, इसमें पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया था, देख सकते हैं, लास्ट पॉइंट है। फिर अध्याय 3 नास्तिवाद वाला, तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर के आ सकते हैं, इनको देख लीजिएगा। फिर नाजीवादी विचारधारा, न्यू मेंबर, नागरिकता अधिकार, फिर यहाँ पे जितने प्रश्न हैं आप इनको देख लें, 3-4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं जी। पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ही पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न मेरे हिसाब से क्या है, एक्चुअल में थोड़ा बड़ा है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चौथा प्रश्न आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नात्सी सोच के खास पहलू क्या थे, क्या होती थी ये नात्सी सोच, ठीक है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर 5वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक और ही आ गया, ये वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी, तो इसका चौथा 5वां जरूर पढ़ लीजिएगा। आपके 4 नंबर के लिए अच्छे प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर तैयार करके जाइएगा। फिर से बोलूँगा अच्छे से लिखिएगा सजा संवार के, ठीक है। अब आई बारी लोकतांत्रिक राजनीति, अगली बुक आ गई, अध्याय 1 है लोकतंत्र क्या है, तो बेटा इसमें लोकतंत्र की परिभाषा, इसकी विशेषताएं, ये जरूर पढ़ लिया कीजिए। जैसे पहला प्रश्न लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न, प्रातिनिधिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, लोकतंत्र की परिभाषा और इसकी
की 2 विशेषताओं को बच्चों जरूर पढ़ लीजिएगा। ये है 5वां प्रश्न, देखें लोकतंत्र का अर्थ लिखना सरल शब्दों में, यही है डेफिनेशन बच्चा, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरी के प्रश्न देखें 4 और 5 अंक के लिए, भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क लिखना है, लोकतंत्र के खिलाफ लिखना है, ठीक है, कि इसमें मतलब कौन सी कमियां हैं, ठीक है, तो ये लिखा जैसे नेता बदलते रहते, सही बात है, कोई एक व्यक्ति को हम परमानेंट नहीं रख सकते। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर। तीसरा प्रश्न, लोकतंत्र ही क्यों, इसके बारे में आपको अब बतलाना है, लोकतंत्र ही क्यों चाहिए हमें लोकतंत्र। तो बेटा लोकतंत्र बहुत ही आवश्यक है, लोकतंत्र के कारण ही हम अपनी बात समाज में रख पाते हैं, नहीं तो हम भी पराधीन हो जाएंगे, गुलामों की ज़िंदगी जीने लगेंगे। आज हमारे देश में सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, अपना धर्म अपनाने का, अपनी सोच लोगों तक पहुंचाने का। जैसे मैं अपनी सोच आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर हमारे यहाँ लोकतंत्र की इतनी छूट नहीं होती तो हो सकता मुझे भी 10 लोगों से पूछना पड़ता, फिर मैं क्वेश्चन दे पाता। इसलिए देख लीजिए आप, प्रश्न 5वां है, यहाँ लिखा हुआ है, देखें इसमें वर्गीकरण करने के लिए है, कौन सी चीज़ लोकतांत्रिक है कौन सी अलोकतांत्रिक, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। फिर अगला आ गया ये 6वां, लोकतंत्र की विशेषताएं, मैं फिर से कह रहा लोकतंत्र की डेफिनेशन और इसकी विशेषताएं जरूर कर लीजिएगा। अध्याय 2 आ गया संविधान निर्माण, किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो किसने लड़ी थी, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस एवं मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी, 3 पार्टियों ने मिलकर के, ठीक है। संविधान की परिभाषा इसको कर लीजिएगा, दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर तीसरा, लागू कब हुआ था, नेल्सन मंडेला वाला क्वेश्चन है। 5वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गुलामों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। इतने से बस क्वेश्चन है, इसमें इनको जरूर कर लीजिएगा। फिर अध्याय 3 आ गई चुनावी राजनीति, तो चुनावी राजनीति में दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, इसकी प्रतिज्ञा बतलानी है आपको, क्या है प्रतिज्ञा, ठीक है, ये पूरा लिखा है कि कब मनाते, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हो गया था, वो तो मालूम है आपको, ये देख लीजिएगा। फिर चुनावों की जरूरत क्यों है। चौथा प्रश्न, चुनाव आयोग किसे कहते हैं, इसके अधिकार बताने हैं आपको। फिर चुनाव में लोगों की भागीदारी का वर्णन करने वाला प्रश्न देख लीजिएगा। बच्चों प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और अब मैं क्लास 10th वालों के लिए भी वीडियो बनाने वाला हूं, तो प्लीज़ 10th वालों को भी आप बता दें कि मेरे चैनल पे आ जाएं, क्योंकि उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। पालमपुर गाँव की कहानी एक अच्छा खासा अध्याय जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से गांव वाली कंडीशन को बताया गया। भौतिक पूंजी, हरित क्रांति क्या, दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा हरित क्रांति के बारे में। फिर इसके बाद उत्पादन को उद्योग, चौथा प्रश्न उसी से रिलेटेड, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं बतलानी है आपको और ये पारंपरिक कृषि से किस प्रकार भिन्न है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर रासायनिक उर्वरक मिट्टी एवं भौमजल नदियों के पानी को किस तरह प्रभावित करते हैं, ये पूरा बतलाना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे बच्चों, इनमें आपके पास समय कम है, मान रहा हूँ अभी कई जगह तो एग्जाम चल ही रहे हैं, किसी के पास 1 दिन का समय है, किसी के पास 2 दिन का, तो जितना हो सके इसको आप वीडियो को देखें और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ उसको जरूर कर दीजिएगा। 7वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो पढ़ लीजिएगा, आधुनिक खेती और पारंपरिक खेती में क्या डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। फिर 6वां प्रश्न देख लीजिए, गैर कृषि उत्पादन कार्य कौन कौन से होते हैं, ये सारे गैर कृषि उत्पादन, इनमें कृषि का कोई रोल नहीं है। फिर अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग, शिक्षा किस प्रकार मानव का पूंजी के निर्माण का आवश्यक घटक है, देख लीजिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा नंबर, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में डिफरेंस बताना है आपको अंतर। देखिए थोड़ी सी ये PDF धुंधली है मगर कोई दिक्कत नहीं, स्पष्ट समझ में आ रहा है और आपको दिख जाएगा। 1080 पे कर दीजिएगा यूट्यूब पे आप, तो उसको आपको पूरा अच्छे से देख लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी। तो चौथा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसकी समस्या क्या है, ठीक है। मानवीय पूंजी निर्माण 5वां प्रश्न। 6वां प्रश्न 7वां प्रश्न है मानव पूंजी किसे कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत बतलाने हैं आपको, ठीक है। अध्याय 3 आ गया निर्धनता एक चुनौती, इससे बेटा 4 नंबर का एक प्रश्न आना है और एक लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो अध्याय से तो इसमें देखें निर्धनता की डेफिनेशन देख लीजिएगा, उस रासायनिक प्रक्रिया से जिसमें मनुष्य अपने जीवन की आधारभूत या बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है, मतलब डेली रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत पूरा ना कर पाए, तो वो कहलाती है गरीबी, निर्धनता। फिर भारत में निर्धनता उन्मूलन के कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, दूसरा प्रश्न इसको भी देख लीजिएगा, जैसे कौन कौन सी महात्मा गांधी मनरेगा योजना चल रही है, इसमें आपको पूरा लिख देना है किसमें क्या होता है। फिर निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रम। फिर चौथा प्रश्न जरूर कर लीजिएगा, निर्धनता दूर करने के उपाय, भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन कैसे किया जाता है, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियाँ। फिर 7वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को लिखना है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या है। बच्चों ये पूरे वीडियो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से मतलब
आपकी डिमांड पर लेकर के आया हूँ, यहाँ पे आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जहाँ जो भी लिंक लगे उससे आप शेयर कर दें मेरे इस वीडियो को, ताकि उनका भी भला हो जाए। खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी सपोर्ट करते रहिए। फिर से ब्लैक पेन, ब्लू पेन से साफ सफाई से अच्छे से लिखिएगा। आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। DSR फॉर यू के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द। गुड बाय।